में खुशामदीद। उर्दू अदब के सिलसिले का आज तीसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में आपसे बात होगी मीर तकी मीर के हालात ज़िंदगी की। हम देखेंगे कि मीर के शब व रोज़ किन हालात में गुजरे। उसके साथ साथ आपसे बात रहेगी मीर तकी मीर के असलूबियाती खसाइस की, यानी मीर की शायरी की जो खसूसियात है वो कौन कौन सी है। शुरू करते हैं फिर आज का लेक्चर। मीर की शायरी में उसरी शऊर पाया जाता है। उसरी लफ्ज़ का जो मायनी है वो ज़माना है, ओहद है, दौर है। उसरी शऊर का मतलब ये होगा कि ज़माने के मुतालिक आगाह करना, ज़माने के मुतालिक बताना। मीर तकी मीर के हालात ज़िंदगी देखते हैं। सवानही खाका ये है कि मीर 1722 में अकबराबाद यानी आगरा में पैदा हुए। वालिद मीर अली मुत्तकी थे। इब्तदाई तालीम सैयद अमानुल्लाह से हासिल की। सैयद अमानुल्लाह की वफ़ात के बाद अपने मामू जो कि शायर थे, सिराजुद्दीन खान आरजू के यहाँ चंद दिन क़याम किया। मीर की शायरी की बदौलत उद के नवाब आसिफुद्दौला ने 300 रुपये माहवार पर रखा। बीवी और बेटी की मौत के गम ने 1810 में उनकी जान ले ली। अब हम देखें मीर का जो दौर था वो मीर ने 1722 में अपनी आँख खोली। 1722 ये वो दौर था जब मुग़ल सल्तनत ऐशो इशरत में पड़ गई और उनके जो फरमानवा थे वो जनाब किसी काम के ना रहे, यानी नशा ऐशो निशात में ऐसे खोए कि इन्हें सल्तनत और हालात का ख्याल ही ना रहा। फिर इसका नतीजा ये हुआ कि हमने देखा या वक्त के मौरिख ने लिखा कि एक भाई ने दूसरे भाई को कत्ल करवाया, एक भाई ने दूसरे की आंखों में सलाइयाँ फिरवा दी, और यूं वो मुग़ल फरमारवा जो दुनिया के लिए नाकाबिल शिकस्त होते जा रहे थे, अब ज़वाल का शिकार होने लगे। इसका मंतकी नतीजा वही हुआ जो होना चाहिए था कि अंदरूनी और बैरूनी बगावतें होने लगी। बैरूनी हमलावरों के लिए हिंदुस्तान एक आसान हदफ बन गया और इसकी वजह से आए रोज़ हिंदुस्तान पर हमले होते थे। अब इन हमलों के नतीजे में हालात इंतहाई दगरगुं होते जा रहे थे। ऐसे में अब इन हालात में किसी भी आम शख्स की नफ्सियात पर ख़ासे गहरे असरात होते हैं। कोई भी शख्स जो इन हालात में पला बड़ा होता है वो ज़िद्दी हो जाता है, बददिमाग हो जाता है। उसकी ज़िंदगी पर उसकी ज़िंदगी के जो अदवार है उसमें कनूतियत छा जाती है और ज़िंदगी से लड़ने का हौसला दरअसल वो खो देता है। बिल्कुल यही मीर के साथ भी हुआ। इन हालात के अलावा मीर ने गम इश्क, गम रोज़गार और इनकलाब ज़माना की सख्तियाँ झेलीं। उन्हें अपने अजीज़ों की बदसलूकी का ज़ख्म खाना पड़ा, इश्क में नाकामी का मुँह देखना पड़ा। तो यही कुछ हालात थे जो कि मीर की ज़िंदगी और मीर की शायरी में बड़ा नुमाया नज़र आते हैं। ये था जनाब मीर का सवानही खाका या मीर की हालात ज़िंदगी। अब हम बात करते हैं मीर के खसूसियात कलाम की। मीर का जो कलाम था वो सादगी, सलासत, इख्तिसार व एजाज़, तरन्नुम, शगुफ्तगी, फसाहत व बलागत, सहल मुमतना, एहसास महरूमी, गिरियाज़ारी, इश्क़ गम या गम इश्क और समाजी शऊर जैसे औसाफ पर मुश्तमिल था। यही वजह थी कि मीर को उर्दू अदब में खुदाई सुखन कहा जाता था। अब मीर के फ़नी एतबार से मैं बात करूँ अगर, तो उनकी जो शायरी की बुनियाद है वो है जनाब सादगी और सलासत, सहल मुमतना, तरन्नुम, शगुफ्तगी। मैं बताता हूँ ये क्या है। सादगी और सलासत की अगर मैं बात करूँ या सादगी और सलासत को अगर मैं बताऊँ तो सादगी और सलासत ऐसी सादगी जिसमें अदबी शिकवा भी होता है, ऐसी सादगी जिसमें शेरी बयां भी हो, ऐसी सादगी जो किसी को नामानूस भी मालूम ना हो और यकीनन सादा और सलीस होने के साथ साथ बेसाख्ता और बर्जिस्ता भी हो। सादगी और सलासत की मैं बताऊँ तो बहुत से ऐसे मौज़ूआत जिन पर बात करना दूसरे शायरों के लिए आसान ना था, तो मीर ने बात की उन पर। उसके अलावा सादगी और सलासत का मैं बताऊँ, कोई भी मुश्किल बात आप सादा लफ्ज़ों में अगर कह दें तो वो सादगी और सलासत में आती है। अगला है सहल मुमतना। सहल मुमतना और सादगी और सलासत में फ़र्क थोड़ा सा ही है। सादगी और सलासत का मतलब जैसे मैंने बताया कि आप सादा लफ्ज़ों में कोई भी मुश्किल बात कह दें। उसके अलावा सहल मुमतना ये है कि ऐसी बात होती है कि जब कोई पढ़ने वाला पढ़ता है तो वो ख़्याल करता है कि गोया ये कहना तो बहुत आसान है, लेकिन जब वो खुद वो बात कहने बैठता है या वो उस तरह का अंदाज़ अपनाता है, उस तरह के अंदाज़ में शायरी करता है तो दांतों से पसीना आ जाता है। तो ये है सहल मुमतना। तरन्नुम है आगे। तरन्नुम से मुराद ये है कि
یعنی شاعری میں ایک خاص قسم کی موسیقیت کا پایا جانا، ایسا سلسلہ جس میں آپ کی شاعری تختے الفاظ میں ہونے کے باوجود ایک خاص ترنم اور ردھم میں ہوتی ہے۔ کوئی شاعری ایسی ہوتی ہے جسے گانا آسان نہیں ہوتا، جیسے میر تقی میر کی ایک اگر میں غزل کی بات کروں، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ تو یہ دیکھیں ایک گانے کی طرح سے ہے، یہ ترنم میں ہے، بحر میں ہے۔ اور آگے ہے شگفتگی۔ شگفتگی سے مراد ایسا انداز اپنانا کہ شاعری میں ایک الگ قسم کی چاشنی سی گھولی ہوئی سی معلوم ہو۔ اس کے بعد ہے جناب موضوعاتی اعتبار سے موضوعاتی اعتبار سے درد و غم، تصور عشق، ناتمامی کا احساس، زندگی کی بے ثباتی اور تصور حسن پر شاعری کی۔ درد و غم کے بارے میں بتاؤں تو جو میر کی شاعری تھی اس نے جناب اپنا درد غم کو افاقیت بخشی، یعنی اگر کوئی مشکل مجھ پر آن پڑی ہے تو اس کا بیان اس انداز میں کیا کہ وہ مشکل آپ کو میری مشکل نہیں بلکہ اپنی مشکل لگے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ امیر بہت گہرا اسری شعور رکھتے تھے۔ اسری شعور کی میں نے شروع میں ہی تعریف کی کہ زمانے کے حالات کو بڑے غور سے اس کا جائزہ لیتے تھے۔ میر کے دور کے حالات بہت خراب تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے حالات سے بہت کچھ اخذ کیا، اور ان کی شاعری میں جا بجا ایسے اشعار ملتے ہیں جن میں دل پر دلی کا اطلاق کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر موضوع میں تصور عشق پر انہوں نے شاعری کی، اور ناتمامی کا احساس، زندگی کی بے ثباتی پر انہوں نے شاعری کی، اور تصور حسن کے حوالے سے شاعری کی۔ اس کے بعد ہے امیر کی مثنوی ازدر نامہ ہے، یہ ایم سی کیوز کے حوالے سے اہم ہے، پوچھی بھی گئی ہے۔ تو یہ تھا جناب لیکچر نمبر 3، اور امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں لیکچر نمبر 4 میں، تب تک اللہ حافظ۔